नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। मनुष्यों में श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने का जो तंत्र है वो स्ट्रक्चर वे में है, जिसमें वायु मार्ग, फेफड़े और श्वसन मांसपेशियां शामिल होती है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान वातावरण और खून के बीच पारस्परिक रूप से होता रहता है और ऊर्जा भी इसी से प्राप्त होती है। इसी प्रक्रिया को हम श्वसन क्रिया भी कहते हैं। बड़ी बात यह है कि आजकल ये सांस से संबंधित परेशानियां लोगों में बढ़ती जा रही है। तमाम तरीके के रोग होते हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे कि सांस से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जीवन शैली को किस तरह से हमें बदलना चाहिए और सांस से संबंधित रोगों से कैसे बचे। बड़ी बात यह है। और इन सभी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर रविंद्र मलिक, जो एक्सपर्ट हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केस के। इसके इतर एक अहम जानकारी आपको और बता देते हैं कि अगर आपको भी सांस से संबंधित कोई भी अगर आपको रोग है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते रहेंगे और इस रोग से जुड़ा कोई भी अगर आपको इस जहन में सवाल आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, सलाह लीजिए, परामर्श लीजिए। तो लगातार आपके जो भी जहन में सवाल आता है इस रोग से संबंधित, इसके मुताल्लिक कोई भी सवाल आता है तो आप कॉल करिए। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे, सलाह लीजिए, परामर्श ले सकते हैं। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र मलिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रविंद्र मलिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वातावरण में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और उसी के अनुकूल या फिर कहीं प्रतिकूल मनुष्य अपने आप को बदलता है, तरह तरह की चीजें खाता है और शरीर में उसी हिसाब से बदलाव होते हैं। और हाँ सबसे जी, बड़ी बात ये देखी जा रही है कि आजकल लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ उससे जी, पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा यही उद्देश्य रहता है, मकसद यही रहता है कि लोगों तक संपूर्ण जानकारी जाए और जो समाज में भ्रांतियां अलग अलग तरीके की फैली हुई है, चाहे कोई सा भी रोग हो, उसी को लेकर पूरी तरीके से पारदर्शिता है सिस्टम में। तो सवाल बिल्कुल। यह है कि सबसे पहले कि सांस लेने से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए जी, अ, हम अगर ब्रॉडली कैटेगराइज हम करें तो श्वास से संबंधित मोटे-मोटे ये हमारे आज समाज में 3-4 रोग हैं। जी। जैसे हम अस्थमा का बोलते हैं, जिसको दमा रोग जिसको हम बोलते हैं। जी। एक ये हुआ, एक है एक सीओपीडी होता है। जी। सीओपीडी उसमें दमा और सीओपीडी में एक्चुअली हम अगर आप देखोगे क्लिनिक उनसे पेशेंट के सिम्पटम्स वाइज हम उनको दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएँगे। उनको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं एक प्रॉपर हिस्ट्री के द्वारा। पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं। पहले मतलब वो उनको किसी चीज़ से एलर्जी है, साँस में जैसे अस्थमा में होता है, अस्थमा में क्या होता है हमारे सीज़न चेंज से आपकी साँस की दिक्कत बढ़ जाती है। जी। और जैसे सीओपीडी है, सीओपीडी में आपका ये रहता है, आपका साँस की दिक्कत किसी भी टाइम पे वो उसका हो सकता है। उसमें आपका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होता। जबकि अस्थमा में आपका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। जैसे कोई पोलन से, उनके एक्सपोज़र से, किसी धूल के एक्सपोज़र से, किसी चीज़ के खाने-पीने से, या आपको इन चीज़ों से ज़्यादातर होता है। तीसरी बीमारी आती है हमारी इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़। उसमें क्या होता है, उसमें जो आपका जो जीवित लंग होता है, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता में फाइब्रोसिस बनना स्टार्ट हो जाता है। जी। और एक फोर्थ है आपकी जो अभी रिसेंट उस चीज़ों में आई है कोविड-19, जी। निमोनाइटिस जिसकी वजह से कोविड निमोनिया और निमोनाइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो मोटी चीज़ें हमारी चीज़ में ये है। अस्थमा है, अस्थमा में हमारे इसमें ब्रॉडली इसमें ये होता है, ये यंग एज में भी हो सकता है, या आपके बच्चों में भी कॉमन है, या आपके जी। किसी भी मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक एज फैक्टर नहीं होता, इसमें आप किसी भी एज में वो हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, इस बीच हम एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक दिल्ली से। अभिषेक, जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल क्या है। जी, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कभी 1-2 जीना चढ़ूँ, उस दिन में भी समस्या आती है। और जैसे अगर मैं मास्क भी, जैसे कोविड चल रहा है, मास्क हाँ, अगर डॉक्टर साहब 5 मिनट भी लगा लूँ ना तो मेरी सांस फूलने लग जाती है, मतलब पतला से पतला मास्क। तो डॉक्टर साहब क्या दिक्कत हो सकती है मुझे? दिक्कत इसमें ये है, इसमें अगर आपके मास्क लगाने से सांसें फूलती हैं, तो वो आपकी दिक्कत नाक में भी हो सकती है। कई बार ये होता है कि हमको जैसे आपको एलर्जिक रहती हो, आपको बार-बार छींकें आती हो, एलर्जिक राइनाइटिस रहता हो, आपको पहले भी नाक बंद रहने की शिकायतें रहती हो,
उसमें क्या होता है, अगर आप उसमें आप फिर मास्क लगाते हैं तो आपको सांस की दिक्कत वो हो जाती है, वो आपको ऐसे घुटन की अनुभव होता होगा फिर आपको। जी 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 डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, हाँ। वो क्या होता है, हमारे बेसिकली क्या होता है, जो आपके लंग्स की बीमारी ना होके आपको जी अपर एयरवेज, मतलब आपका जिसमें नाक भी आती है, हमारा गला भी आता है। जी जी। तो हाँ, उसमें क्या तो होता डॉक्टर है, साहब मुझे अभी इसका मतलब कैसे क्या टेस्ट कराऊं मैं इसका, कुछ मतलब कुछ उपाय बताइए थोड़ा। उसमें बेस्ट है आप ईएनटी जो हमारे ईएनटी होते हैं कंसल्टेंट, उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए। वो आपका नोज का एग्जाम, आपके नाक का एग्जामिन करके वो आपका देख लेंगे। आपके उसमें क्या होता है, टर्बिनेट्स वगैरह ये बड़े होते हैं, उसकी वजह से आपको जो नॉर्मल ब्रीदिंग की पैटर्न भी आपको जैसे बिना मास्क के भी आप लेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी नाक जैसे बंद है। धन्यवाद डॉक्टर। हाँ चलिए जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, अब ये है कि अगर हम देखें, साइंस के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा असर शरीर के कौन से हिस्से पर पड़ता है अगर सांस लेते हैं इसमें दिक्कत होती है, या फिर कोई सा भी इससे संबंधित रोग होता है तो साइंस के अनुसार सबसे ज़्यादा किस हिस्से पर असर पड़ता है और ये किस तरीके से प्रक्रिया होती है? देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया में आपकी दो चीजें, जी। अब हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर डिवाइड ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नाक से शुरू होता है, जी। नाक से शुरू होकर आप हमारे ट्रेकिया तक जाता है। उसमें उसके बाद उसमें आपका ये नेजल टर्मिनेट्स भी आते हैं, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, तो गला बोलते हैं, पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल भी आता है, और ट्रेकिया आता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका जो ट्रेकिया फर्दर डिवाइड होके जो वो तो आगे आपके बनाता है माइनर जी। आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स और वो चीजें जो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका जो एक्सचेंज जहाँ होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट। तो रही बात है आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया में आपकी दो तीन चीजें होती हैं। जी। आप जैसे कोई भी इंसान अगर स्टार्टिंग में सांस लेना शुरू करता है तो कई बार ये होता है, हमें शुरू में ही आपको अनुभव करेंगे कि जैसे किसी की नाक बंद रहता है। तो उसमें जैसे उसमें क्या होता है, आपके एलर्जिक आपको है कोई उसमें एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम आपको बार बार नजला आम जिसको बोलते हैं, जी। वो जिसको वो शिकायत रहती है, तो उसमें टर्मिनेट्स बड़े हुए होते हैं। आप नॉर्मली जैसे आप प्राणायाम करते हैं तो एक नाक बंद करके जब आप प्राणायाम दूसरी नाक से सांस लेते हैं तो आपको बंद होने की वो फीलिंग आती है। जी। तो उसमें ये होता है भाई, आपकी अगर वो दोनों चीजें ओपन अप है तो आपकी पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल देखते हैं वहाँ का कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर उसके उसके अगर वहाँ का कोई इन्फेक्शन है तो आपको गले की खराबी, गला की जो टीकेज वगैरह जो हम नॉर्मल रूटीन जो देखते हैं सीजन चेंज होने पे, जैसे बरसात का मौसम हो या सर्दियाँ जब शुरू होती है तब वो चीज़ें हैं। उसके बाद तो ये होता है। फिर आपके अदर अदर फिर आपके हम आ जाते हैं उस पे से वोकल जी। कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, डॉक्टर साहब, लेरिंग। इस बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जहाँ से आप बात कंटिन्यू कर रहे हैं और जहाँ हाँ से आप जी, बोल रहे हैं वहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन हम इससे पहले दर्शक के सवाल ज़रूर लेते हैं। दर्शक हमारे साथ हाँ जुड़ गए जी, हैं। दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, विकास। विकास, आपका सवाल क्या है इससे संबंधित? हाँ सर नमस्कार। मेरा सवाल है कि जब भी मैं सोता हूँ तो मेरा नाक बिल्कुल बंद हो जाता है। चलता फिरता हूँ, दौड़ता हूँ तो ठीक रहता है। जी। जैसे ही मैं सोता हूँ रात को तो एक साइड तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में बहुत परेशानी आती है। और हाँ अगर मैं जी। नेजल ड्रॉप डालूं तो उसका सुना है साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे को प्रॉपर नींद आए और मेरी नाक बंद ना हो रात को सोते समय? देखिए देखिए, इसके लिए आपको ये है फर्स्ट तो जैसे उनके इससे पहले जो व्यूवर्स है अपने जो कॉलर थे उनको भी सेम यही समस्या थी। उनको भी एक नाक बंद रहता है। तो बेस्ट है आपका एक ईएनटी कंसल्टेंट, ईएनटी जो कंसल्टेंट है, क्या आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका वो वही होगा, आपका जो आपके जो हम नोज से एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको टर्बिनेट्स वगैरह बढ़े हुए होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें आपको जैसे बंद होने की फीलिंग वो चीज़ें आती हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हम लाइंग डाउन जैसे लेटते हैं, लेटने के बाद क्या होता है, जो हमारे साइनसेस होते हैं, तो साइनसेस से हमारे क्या होता है, जो विस्कस जो आपकी जो नेजल कैविटी होता है, जो नाक के अंदर होता है, वो आपको गीला रखता है ताकि एयर एक्सचेंज जो आपकी एयर मॉइस्ट इसको करने के लिए, तो तो आगे सर ये मॉइस्ट एयर सुना आप। है कि दोबारा भी हो जाते हैं ये, एक बार ऑपरेट करवाने के बाद, ये जिसको हम बोलते हैं मांस बढ़ा हुआ है या हड्डी बढ़ी हुई है, ये दोबारा भी हो जाता है, नहीं, वो बढ़ कम जाता है? देखिए वो माइनर इंसिडेंट होते हैं, ऐसे कोई हर किसी का नहीं होता। वो 10 to 15% होते हैं, वो तो
जैसे कई जो सर्जरीज वगैरह होती है, जो नॉर्मल रूटीन चीज़ें होती है, वो एक रूटीन उसमें होता है। ऐसा नहीं है, जैसे कोई भी हर कोई करवाता है तो उनका हर किसी का वो बड़ा ही होता है। वो फिर आपका डिग्री ऑफ उतना देखा जाता है कि भाई आपकी हाइपरट्रोफी उसका कितना है। उसके बाद वो आपको फर्दर वो ज़्यादा कमेंट एक बार देखने के बाद ही फिर वो हम तो पे ज़्यादा इट मीन ये क्योरेबल है, ठीक हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक, चलिए धन्यवाद। विकास, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश चरखी दादरी से। जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपका इस विषय से जुड़ा हुआ सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी कि कभी कभी चीख आती है ना, तो वो 5-10 मिनट चलती ही रहती है। जयप्रकाश, आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। जयप्रकाश, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। जी, सवाल पूछिए जयप्रकाश। हाँ जी। जी, हाँ जी, जयप्रकाश, आप पूछिए सवाल जब पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। यानी कि कभी मेरे को चीख आती है ना, 5-10 मिनट लगातार आती रहती है। इसका कोई उपाय है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही जयप्रकाश। जयप्रकाश, आपकी आवाज़ हम तक ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। डॉक्टर साहब, बात ये हो रही थी, जिस तरीके से आप अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे थे, आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि तरह तरह की बीमारियां होती हैं इससे संबंधित, और ये किस तरीके से प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, और साइंस के अनुसार कौन से हिस्से पर सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है। हम जैसे हम बोले थे, फिर हमारा आता है वोकल कॉर्ड। जी वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स में ये वोकल कॉर्ड्स का यूजुअली हमारे कोई इन्फेक्शन नहीं होता अनटिल अनलेस कोई, जैसे हमको किसी फूड से एलर्जी है, जी जैसे हमको किसी मोस्ट लाइकली हम देखते हैं हर किसी को बंदे को ड्रग से एलर्जी, कोई पर्टिकुलर दवाई आपने खाई उससे एलर्जी, या कोई सी फूड खाता है उनसे ज़्यादा एलर्जी को देखी जाती है। उसमें क्या होता है फिर इन जैसे इसको एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। एनाफ्लेक्टिक इन रिएक्शन में क्या होता है, आपके वोकल कॉर्ड का स्वेलिंग हो जाता है, आपको वो जी सूज जाती है, उससे फिर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है, उसमें फिर काफ़ी आपका ये होता है, ऐसे पेशेंट को मैनेज करने में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसमें फिर आपको ट्रेकेस्टोमी जिसको हम बोलते हैं वो करना पड़ता है डायरेक्ट, में आपका इतना वोकल कॉर्ड की इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि आपके वेंटिलेटर पे डालने के जो ट्यूब डालते हैं उससे भी बड़ा दिक्कत है। फिर हम आते हैं ट्रेकिया में, जो आपके जी यूजुअली एस्थमा, इन्हीं का जो ट्रेकिया की बीमारी ही आप इस किस्म से कह सकते हैं ब्रोंकियलाइटिस। इसमें क्या है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हाइपर सेंसिटिव चीज़ें हो जाती है, जी आपका आइदर डस्ट से, आपके पोलन से, आपके कुछ फूड पर्टिकुलर फूड पार्टिकल से, या आपके जैसे कोई माइट वगैरह होते हैं, या आपको कोई चीज़ों से, इन चीज़ों से आपके क्या होता है, ट्रेकिया हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। जी ये कोई भी ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर आया तो आपके जो आपकी श्वास नली है वो अपने आप को सिकुड़ना स्टार्ट कर देती है, तो उससे फिर आपको सांस की दिक्कत होती है, जो आपकी आवाज़ से फिर आपको छाती से सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं। और फिर दूसरे उसमें आपके नीचे के जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे तो हम आपको फिर उसमें होता है सीओपीडी। सीओपीडी में क्या होता है, जो आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स होते हैं, जिसमें एल्वेलाई जिसमें आता है, जी उसमें उसमें उसके थ्रू आपका क्या है, ऑक्सीजन ब्लड इसमें सांस से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस उसमें एल्वेलाई में इकट्ठा होता है, फिर आप उस प्रक्रिया सांस छोड़ने की प्रक्रिया से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सीओपीडी में क्या होता है, सीओपीडी में जहाँ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जहाँ का आपके जो एल्वेलाई होता है उनका डायलेशन हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाते हैं। उससे फिर क्या होता है, उसमें जो आपकी कार्बन हवा उसमें नेचुरली अपने आप पहले से पड़ी रहती है, आपका उसमें एक किस्म क्या बोलते हैं, जो एक इफेक्टिव एक्सचेंज गैस का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जी फिर आपकी इन चीज़ों में होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में क्या होता है, जो आपका इन बिटवीन द एल्वेलाई जो आपका टिश्यूज होते हैं वो आपके एक तरह से डेड होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव डिजीज, जो बात तब आपके विद टाइम बढ़ता जाता है। इसमें भी ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, जी इसमें काफ़ी, इसमें आपके ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं उसके रीजन से भी होते हैं, आपके जब कोई मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आपके कॉटन से, आपके गन्ने का वो जूस निकालने के बाद, रस निकालने के बाद जो बचा होता है, उससे भी, जो खेती में आपके कई वो खेती में काम करने के धूल मिट्टी, ये भी ट्रिगरिंग फैक्टर इसमें भी होती है। और फिर आपके ये बाकी जो अभी जो रिसेंट अपना चल रहा है अभी जी ऑल ओवर दुनिया, पूरी दुनिया में चल रहा है कोविड निमोनाइटिस, इसमें भी यही होता है, आपके निमोनिया प्लस आपकी इन्फ्लामेशन होता है, आपके रेस्पिरेटरी जो एल्वेलाई वगैरह होता है इसमें इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ग्रेजुअली उसमें कई पेशेंट में ग्रेजुअल होता है, तो कई पेशेंट में एकदम से सडन इसका
ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता जी है और ये काफ़ी रैपिडली जी प्रोग्रेसिव डॉक्टर करता है। साहब, कोविड-19 से संबंधित भी इसको लेकर सवाल है, उस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक दर्शक का हम सवाल ले लेते हैं। हाँ नीरू जी। डोंगरा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं चंडीगढ़ से। नीरू जी, आपका सवाल क्या है इससे संबंधित? सर मुझे ना गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उससे डकार बड़े आते हैं और उससे मुझे सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। जी मेरा सांस रुक जाता है सर। हम्म। तो सरोज जी, इसमें आपका कुछ ये पहले आपको कोई रेस्पिरेटरी कोई मतलब कोई इनहेलर वगैरह आप लेते हैं? नीरू जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि आप कोई इनहेलर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं। तो तो सरोज जी, आपका जो हाँ ये खाने यस सर, पीने, यस सर। हाँ जी। हाँ, जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आपके सर, नहीं, नो सर, नो। हाँ जी, हेलो। नीरू जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने अपनी समस्या सामने रखी है, तो उसका किस तरीके से बचें? मैम, आपकी जो समस्या लग रही है वो आपके यस खाने। सर, मैं सुन पा रही हूँ। मैं कोई इनहेलर नहीं यूज कर रही। जी हाँ, मुझे बस जो आपकी मैं बातें में समझ गया मैम। जो आपकी जो समस्या लग रही है वो हमारा गैस्ट्रिक जो बोलते हैं पेट की समस्या इससे ज़्यादा है। श्वास संबंधित ये समस्या है, इससे नहीं। जो आपको जो श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है मोस्ट ऑफली ये हो सकता है जो आपको जो खाली पेट वगैरह या खाने के बाद जब भी गैस बनती है तो उसमें क्या होता है, जो आपके स्टमक में गैस बनता है तो स्टमक आपके फूलने के बाद लंग्स पे प्रेशराइज करता है, तो जो आपके कैविटी पे प्रेशर देता है, कैविटी के प्रेशर के कारण आपको थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील होता है। और अगर आप वैसे देखा जाए तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, जैसे आपने सिम्टम बताया उसके अकॉर्डिंग वो मोरलेस आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपका जैसे कुछ खाने पीने से संबंधित जैसे गैस बनती है तो उससे। चलिए नीरू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, BR बोरा पंचकुला से। हाँ जी, हाँ जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इससे संबंधित सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि जब मैं बैठता हूँ तो खांसी नहीं होती, जी लेटता हूँ तो खांसी होती है। एक बार दोबारा बताएंगे जी आप? हेलो। जी हेलो, एक बार BR दोबारा बोरा जी, बताएंगे? हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। आप सवाल पूछिए, दोबारा से दोहरा दीजिए आप सवाल एक बार। मैं जब बैठता हूँ तो खांसी नहीं होती, जी जब लेटता हूँ बेड पर तो फिर खांसी होती है। आपको पहले कोई श्वास की हेलो। दिक्कत नहीं? आपको जी पहले BR से हम कोई श्वास की दिक्कत वगैरह है जी? जब मैं बैठता हूँ चलता हूँ तो खांसी नहीं होती, जब मैं बेड पे लेटता हूँ तो खांसी होती है। आपको पहले से कोई सांस के लेने में कोई दिक्कत परेशानी होती है? पहले से कोई है आपको? हाँ जी। पहले से कोई आपको श्वास की कोई लंग्स की डिजीज या कोई श्वास लेने में कोई पहले से कोई परेशानी होती थी? नहीं, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। तो कोई जैसे कोई खाने पीने से कोई नहीं, संबंधित हो गया कई गैस? दफा खाना वोकल कार्ड में जो है। हाँ जी। नहीं, लंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी इससे जैसे संबंधित वो चीज है आपके, जैसे गैस्ट्रिक वो मेन वो चीजें ही हो सकती है। जैसे आपको क्या करते हैं, जैसे कोई लेटते हैं ना, तो लेटने के बाद खाना एक आपके, दो दफा वोकल कार्ड में चला गया था। हाँ जी हाँ, वो चीजें तभी होती है सर। जैसे आपको खाने का वोकल कॉर्ड में जो एक वेगस नर्व हम जिसको बोलते हैं, वेगस नर्व उसके एक्टिवेशन वगैरह से आपको हिचकी और वो खांसी आना वो चीजें उससे होती है। तो बेटर है आप जैसे खाने पीने के बाद थोड़ा हल्का सा कुछ वॉक कर लीजिए, तो उसके बाद से फिर आपको खांसी वगैरह की वो चीजें नहीं होती। चलिए BR बोहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हमारे साथ दोबारा से एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश चरखी दादरी से। इनका सवाल रह गया था। जयप्रकाश जी, आपका इससे संबंधित सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जी, जी जब मुझे कई दफा बार बार छींक आती है, 5 मिनट कंटिन्यू चलती रहती। जी आपको जब छींक आती है, छींक आने के बाद से कोई सांस लेने में कोई दिक्कत होता है? दिक्कत तो होता है जी, पानी भी आने लग जाता है आंखों में। हाँ जी। जयप्रकाश जी, आपको मुख्य समस्या या आपकी एलर्जी है ये, और ये आपके उसमें श्वास लेने से संबंधित ये चीजें मोस्टली नहीं है।
आपको श्वास लेने में दिक्कत इसलिए होती है जब आपको बार बार छींके आती है तो आपका नाक बंद हो जाता है होगा। हेलो, आप सुन पा रहे थे प्रकाश? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाक बंद हो जाता होगा, नाक बंद होने के कारण से आपको श्वास की दिक्कत होती होगी। अन्यथा आपको कोई लंग्स की, कोई फेफड़ों की, कोई ऐसा आपके जैसे आपने चीजें बताई उससे ना, फेफड़ों की कोई समस्या नहीं है। नहीं जी, नहीं, वो कोई फेफड़ों की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए जयप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर साहब, हम कोविड-19 से अब इसको जोड़कर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी समस्या बन चुकी है। अगर जिसको पहले से या फिर दमा है या फिर अस्थमा है या फिर किसी को सांस से संबंधित कोई समस्या है, तो कोविड-19 का उन सभी मरीजों पर कितना गहरा असर पड़ सकता है और ये कितना घातक हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो अकॉर्डिंग टू जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एंड ऑल ओवर इंडिया अपने जितने जी। भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कोविड-19 का जितने भी पेशेंट जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं, मतलब जिसको पहले से श्वास की जी। कोई अस्थमा रहता हो, कोई सीओपीडी हो, कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज रहते हो, या पहले किसी को डायबिटिक हो या कोई हार्ट कंडीशन हो, तो उसमें कोविड उसके होने के उसके एक्सपोजर के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल कोई हेल्दी पर्सन। जी। तो बेटर है जो जो जितने भी हमारे यंग एज के हैं या फिर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनको पहले से ही कोई हार्ट की, कोई शुगर की ऐसी कोई समस्या है, वो कहते हैं अपने आप को जैसे कहीं भी जाएं तो मास्क यूज करें, हैंड सैनिटाइजर यूज करें। इन चीज़ों में प्री एक्सपोजर जैसे डिफरेंट रिपोर्ट्स में देखा गया है, इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कोविड एक्सपोजर। जी। तो ऐसे में उनको किस तरीके से अपने जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए और किस तरीके से अपने खान-पान में बदलाव करना चाहिए? देखिए, जीवन शैली में ये है, जीवन शैली में हम स्टार्ट करते हैं जैसे सुबह उठ के हम योग प्राणायाम वगैरह बिल्कुल करें। जी। और और ये जितना हेल्दी लाइफस्टाइल हम जिस उसमें करेंगे, आप जैसे बाहर का खाना, जंक फूड वगैरह जितना अवॉइड कर सकते हैं, आप करना चाहिए हमको बिल्कुल। और कहीं भी बाहर जाएँ तो कोई भी आप जैसे अकेले में कोई एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ आप बेशक से मास्क यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम आप अकेले ही होते हैं। किसी मार्केट प्लेस में जाएँ या किसी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाएँ तो वहाँ पे आप बिल्कुल मास्क यूज़ कीजिए, मास्क लगा के रखिए। और घर जब आएँ, घर जब और आने के बाद से अपने आप को अपने आप को हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने के बाद आप बिल्कुल अगर अगर आप स्नान ले सकते हो तो बिल्कुल स्नान लेना ज़रूर। इनके साथ-साथ और हम उसके अपना लाइफ़स्टाइल में और क्या चेंज कर सकते हैं, उसके चेंज ये है, रेगुलर आप एक्सरसाइज़ कीजिए। सुबह के बाद एक्सरसाइज़ कीजिए। खाने-पीने में आप जैसे अभी आपको पता ही है बरसात का मौसम चल रहा है, तो जितनी जी। हल्की चीज़ें आप ले सकते हैं, बेटर है वो चीज़ें लीजिए। और अगर आपको कोई मतलब अंडरलाइंग आपको कोई शुगर है या कोई बीपी है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस टाइम पे अपनी मेडिकेशन रेगुलरली लीजिए, उस मेडिकेशन को आप मत छोड़िए। जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि बहुत बुनियादी सवाल ये है कि जब मौसम बदलता है तो बुखार हो जाता है। बुखार के कारण देखने को मिलता है कि गला भी बंद हो जाता है और नाक भी बंद हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ तो जी, ऐसा क्या करें कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि बाकी सभी दर्शक भी जानते हैं, इसका सीधा जुड़ाव इम्यूनिटी से भी होता है कि आखिरकार इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस चीज़ से बचा कैसे जाए, उसका स्थायी जो समाधान है वो क्या हो सकता है कि आखिरकार आगे इस तरीके की परिस्थितियां ना बने और समस्या ना आए। इस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं जी, जैसे अभी आपका एक्सपोज़र हमारा अच्छा रहे और जी। उसके लिए एक तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल जैसे हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था उस चीज़ों जी। में। आप सुबह उठ के योग प्राणायाम कीजिए और जो आज गर्म और उठ के जब खाली पेट आप एक गुनगुना पानी या गर्म पानी, अगर गुनगुना पानी पी सकते हैं वो पीजिए। और अगर आपका फिर भी अगर वो इन चीज़ें सारा हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाने के बाद भी फिर भी हमारा वो मौसम के बदलाव के कारण बहुत सारे कई हमारे हैं बुजुर्गों को या बच्चों में वो सारे गला खराब, छींके आना ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इसमें आप ये कर सकते हैं, नमक डाल के गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको जैसे कोई फ़ीवर आता हो, अंडरलाइन कोई बात मतलब आपको ज़्यादा कुछ लगता हो, तो आप पैरासिटामोल वाला टैबलेट ले सकते हैं अनटिल अनलेस, बट अगर कोई एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं तो बेटर है भई आप किसी पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए, उसके बाद ही वो चीज़ कीजिए, उससे ये अच्छा रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, सांस से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, क्या उसके लक्षण भी अलग-अलग होते हैं? और लक्षण अलग-अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से किस तरीके के टेस्ट हमें करने चाहिए? देखिए, श्वास रोग में जितने भी होते हैं इसमें देखिए एक चीज़ तो सब में कॉमन होता है, सबको जी। साँस लेने में दिक्कत तो ज़रूर होती है।
बाकी जो लक्षण होते हैं, बाकी लक्षण फिर सब उसके बीमारियों में जो हम अलग अलग तो डिजीज में क्लासिफाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं। उसके जी। फिर हिस्ट्री में फिर और उसका जो हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं उसमें होता है। जैसे आप अस्थमा में और सीओपीडी में ही हम एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, दोनों के सिम्टम काफी कॉमन और मिलते जुलते हैं। जी। तो उससे डिफरेंशिएट करने के लिए हम पीएफटी टेस्ट होता है, जिसे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हम जिसको बोलते हैं। उसमें हम पेशेंट को एक डिवाइस होता है, उसमें हम फूंक मारने, पायरोमीटर जिसको हम बोलते हैं, जी। उसमें फूंक मरवाते हैं। जैसे जितना जोर से वो फूंक मार सकता है, उसके बाद फूंक मारता है, फिर उसमें से फूंक खींचने के लिए, हवा खींचने के लिए जिसको बोला जाता है। उस पीएफटी की रीडिंग, उसपे डिफरेंट उसके जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उनकी रीडिंग देख के उसमें फिर हम पीएफटी आपको जो आप इनिशियली आते हो सांस की दिक्कत है तो हम तब करवाते हैं। उसके बाद हम आपको जो नेबुलाइजेशन होता है, नेबुलाइजेशन देने के बाद फिर से आपको वही टेस्ट रिपीट करते हैं। उसके बाद फिर जी। अलग अलग पैरामीटर, भाई आपका नेबुलाइजेशन पहले क्या था, नेबुलाइजेशन के बाद क्या है, उसका स्टेटस देख के फिर हम एस्थमा और सीओपीडी में फिर वो डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके जी। अकॉर्डिंग डिफरेंट एस्थमा का अलग मैनेजमेंट है, सीओपीडी का अलग मैनेजमेंट। जी। इंटरस्टिशियल लिंग डिजीज में ये होता है, ये आपका क्रोनिकली होता है, पेशेंट लंबे टाइम से ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग जी। होती है मतलब कि आपका अलग जो अलग रोग के हिसाब से अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो लक्षण है उसके कहीं ना कहीं एक तरह से कॉमन रहते हैं, ये बात हम कह बिल, सकते हैं। बिल्कुल हो सकता चलिए है, डॉक्टर बिल्कुल साहब, एक बहुत बहुत जैसे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और जितने भी हमारे दर्शकों ने सवाल पूछे हैं, उम्मीद यही है, अपेक्षा यही है कि उनको संतोषजनक उत्तर मिले होंगे। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए खबर फास्ट।